इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपिनियन रिपोर्ट फॉर एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट। सपोज एक इंडियन पर्सन है जो कि इंपोर्टर है और वो दुबई से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, अर्थात उस कंट्री का एक्सपोर्टर है और ये इंपोर्टर उसे पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमें किस केस में ओपिनियन रिपोर्ट ऑब्टेन करना होता है? इसको बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप में। एक वैसे इंपोर्टर जिनका बैंक से क्रेडिट अरेंजमेंट रहता है, अर्थात वो बैंक से सीसी लिमिट लिए होते हैं, और ऐसे इंपोर्टर्स जिनका बैंक से कोई क्रेडिट एक्सपोजर नहीं होता है, बैंक से वो डायरेक्ट जुड़े नहीं होते हैं, कोई बोरोइंग एग्रीमेंट नहीं होता है। तो अगर बैंक में बोरोइंग एग्रीमेंट है तो ये लिमिट 50,000 USD है। अगर 50,000 USD से ऊपर वो किसी एक्सपोर्टर को भेजेंगे तो बैंक का जिम्मेवारी है कि वो उस एक्सपोर्टर का ओपिनियन रिपोर्ट फाइंड आउट करें। और अगर जो इंपोर्टर है उसका बैंक से कोई भी बोरोइंग अरेंजमेंट नहीं है तो ऐसे केस में जो लिमिट है वो और भी कम है, वो सिर्फ 25,000 USD तक। अगर कोई भी इंपोर्टर $25,000 से ज़्यादा का रेमिटेंस किसी एक्सपोर्टर को कर रहे हैं तो ऐसे केस में ही ओपिनियन रिपोर्ट की आवश्यकता हो जाती है। फिर आगे हम बात करेंगे कि कोई भी इंपोर्टर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है एक्सपोर्टर से किन केस में। हालांकि जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक के थ्रू रिसीव की जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस है जहाँ पे इंपोर्टर डायरेक्टली एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं। यह उन केसेस में हो सकती है जहाँ पर जो इंपोर्टर है उसने एडवांस पेमेंट कर रखा हो एक्सपोर्टर को, अर्थात उसने फुल पेमेंट पहले ही कर रखा हो एक्सपोर्टर को, तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट का कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो ऐसे केस में रिसीव कर सकते हैं। हम कुछ और केसेस देख लेते हैं। यह अमाउंट 3 लाख USD तक ही होना चाहिए। अगर बिल का अमाउंट 3 लाख USD तक है तो एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ले सकता है। या फिर इंडिया में जो इंपोर्टर है वो एक सब्सिडरी है और वो उसकी पेरेंट कंपनी UK में है और यहाँ से वो कुछ इंपोर्ट की है, इंडियन कंपनी ने इंपोर्ट किया, तो जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट पेरेंट कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को इंडिया में भेज सकती है। इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट का कोई आवश्यकता नहीं है। या कई बार इस जो स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर होते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रीवियसली बात किया है कि DGFT 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार में अपने मेजर एक्सपोर्टर्स को क्लासिफाई किए रहते हैं बेस्ड ऑन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की परफॉर्मेंस प्लस करेंट ईयर की परफॉर्मेंस। अगर ये $3 मिलियन 3, 15, 50, 200 एंड 800 का हो, तो अगर कोई ऐसा स्टेटस होल्डर है या फिर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या फिर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और लिमिटेड कंपनीज है, तो ऐसे केसेस में वो खुद ही रिसीव कर सकते हैं, बैंक को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एक लाइन है जो कई क्वेश्चंस में कई एग्जाम में आते रहते हैं कि एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट क्या है। तो जो एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट है ये हमें देना होता है विदिन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इम्पोर्ट। जो बिल ऑफ एंट्री है वो हमें सबमिट करना होता है विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हमें विदिन 6 months ऑफ इम्पोर्ट ही पेमेंट रियलाइजेशन भी करना होता है, हालांकि वो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 3 years विद एन एक्सटेंशन ऑफ 6 months एट ईच टाइम। इसके बाद हम बात करेंगे इश्यू ऑफ गारंटी बाय एन ऑथराइज्ड डीलर। जो बैंक है जिसे मेजरली क्लासिफाई किया गया है AD1 और AD2 कैटेगरीज में, तो जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं यहाँ पे इसका मतलब है कि बैंक, तो
5 लाख तक का गारंटी इशू कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक का ही इशू कर सकती है। उससे ज़्यादा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होता है। तो जो बैंक है वो जनरल केसेस में अप टू 5 लाख USD तक गारंटी इशू कर सकती है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगी ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक ही कर सकती हैं। इससे ऊपर के लिए करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल होनी चाहिए।